व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। तो एक और नया टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। सो उससे पहले बस आपको दो बातें कि वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखा करो, आप वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल देखा करो। और दूसरी बात ये है कि आप जो जो भी आप काम कर रहे हो वो तो करते रहिए, कोई बात नहीं। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना है, ठीक है। चलो माइक रेडी है। तो आज जो नए नए छोटे छोटे मिसलिनियस कंसेप्ट बचे हैं वो हम करते चलेंगे। तो हेडिंग लगा लो, मिसलिनियस कंसेप्ट जो बच गए हैं उसमें से एक बहुत बेहतरीन, अच्छा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट पढ़ूंगा, गर्मी लगती है यार थोड़े से। तो कंसेप्ट ऑफ डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन डिनोमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? पैसे वाले डिनोमिनेशन। सर क्या ये वाला टॉपिक टफ है? हमसे तो इसके क्वेश्चन होते ही नहीं है। मैंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। डिनोमिनेशन मतलब पैसे। सर पैसों की बात सुन के तो हमें बड़ा अच्छा सा लगता है। मैंने कहा हाँ, क्यों ना लगेगा, आपको क्या, हर किसी को अच्छा लगता है। मैं इसको आपको बताता हूँ कैसे सीखना है। इसमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। दोनों इक्वेशंस के लिए आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। पहली कि मान लो एक लड़का है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ इसको। एग्जाम्पल है मेरे पास एक लड़का सुंदर सी आंखें हैं उसकी, और साथ में, सर सुंदर तो नहीं लग रही आंखें, लो, साथ में पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ठीक है। और ये इसकी नाक, और स्माइल कर रहा है लड़का ये। और ये लड़का, इसके बाल भी बना देता हूँ, घुंघराले बाल। और इस लड़के के पास कुछ पैसे हैं, इस लड़के के पास कुछ पैसे हैं। मतलब डिनोमिनेशन का मतलब होता है पैसे। डिनोमिनेशन का मतलब होता है पैसे। पैसों का अलग अलग तरीके से डिनोमिनेशन, जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट। यहाँ हम बात करेंगे कॉइन्स के ऊपर। पूरा का पूरा चैप्टर जो है कॉइन्स के ऊपर है, सिक्कों के ऊपर है, सिक्कों के, पैसों के ऊपर है। मैंने कहा साहब ये जो आदमी है, सर सही से नहीं हंस रहा है, लो मैंने सही से हंसा दिया इसको। मैंने कहा ये जो आदमी है, ये जो लड़का है, आदमी नहीं, ये छोटा बच्चा, इसके पास पैसे हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक दो ही इक्वेशन पे खत्म हो जाता है। सबसे पहली बात, मैंने कहा इसके पास कुछ सिक्के जो हैं, ये पैसे हैं, इस पे मैं बना दूं क्या भारत देश का नक्शा, या जो भारत का शेर बना होता है वो ना बना पाऊंगा मैं। इसके पास कुछ 1 रुपए के कॉइन्स हैं, इसके पास कुछ 1 रुपए के कॉइन्स हैं, और इसके पास कुछ 50 पैसे के कॉइन्स हैं, इसके पास कुछ 50 पैसा कॉइन्स हैं। 1 रुपए के कॉइन्स हैं और कुछ 50 पैसा कॉइन्स है। कुल मिला के इसके पास काफ़ी सारे सिक्के हैं, टोटल सिक्के हैं, यहाँ पर टोटल कॉइन्स हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस बच्चे के पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं, और पैसों में उसके पास दो डिनोमिनेशन टाइप के पैसे, 1 रुपए के सिक्के हैं और दूसरे 50 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपए के सिक्के और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुल मिलाकर उसके पास कुछ सिक्के हैं। दूसरा, यहां पर मैंने सारी की सारी कॉइन्स की बात की। दूसरा, उसके पास कुछ रुपए हैं। इसका मतलब 1 रुपए के सिक्के के कुछ रुपए हैं, और 50 पैसे के रुपए के कुछ सिक्के हैं, और यहां टोटल रुपए। मतलब आप मेरी बात समझिए, इस टॉपिक को इन्हीं दो चीजों पे खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इसके अलावा डिनोमिनेशन में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या सर, क्या ये रुपीज और कॉइन्स में ही खत्म हो जाएगा? मैंने कहा जी हाँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपने आप को मानता हूं, अपने आप को मैं इस लड़के की जगह रख के देख लेता हूं, लग भी रहा है थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा। हाँ जी, देखिए ध्यान से, मैंने कहा 1 रुपए के सिक्के मान के चलिए, 50 सिक्के, 50 कॉइन्स मेरे पास हैं 1 रुपए वाले, और 50 पैसे वाले कॉइन्स हैं मेरे पास 60 कॉइन्स। 60 कॉइन्स मेरे पास 50 पैसे वाले, कुल मिलाकर मेरे पास 110 कॉइन्स हैं। कुल मिलाकर मेरे पास कितने कॉइन्स है? 110 कॉइन्स। यहां कॉइन्स, यहां कॉइन्स, यहां भी कॉइन्स। मैंने आपको बोला कि अगर 50 कॉइन्स 1 रुपए वाले हैं तो मेरे पास 50 रुपए हैं, 50 रुपए हैं,
और मैंने यहाँ बोला यहाँ भी अगर मैं 50 कर दूं तो ज़्यादा सही रहेगा थोड़ा सा, यहाँ 50 कर दूं, ये 100 कर दूं, कोई दिक्कत तो ना है। तो 50 पचम 25, मतलब 25 रुपये मेरे पास 25 पैसे वाले सिक्के के हो जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर 75 रुपये मेरे पास है। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो इक्वेशन बनाना आप सीख गए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप इक्वेशन बनाना यहीं पे सीख गए। सर क्या बात करो, हम सीख गए। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल सरल कर दो। मैंने कहा सरल के लिए लीजिए 100 सिक्के आपके पास 1 रुपए वाले, 100 सिक्के आपके पास, 100 सिक्के आपके पास, रुपीस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कॉइन्स की बात कर रहा हूं। 100 सिक्के आपके पास 1 रुपए वाले हैं और 100 सिक्के ही आपके पास 50 पैसे वाले हैं। आपके पास कुल मिलाकर 200 कॉइन्स है। कुछ सिक्के 1 रुपए वाले, कुछ सिक्के 50 पैसे वाले, टोटल आपके पास कितने सिक्के हो गए? 200। दूसरी बात, अगर आपके पास 100 कॉइन्स 1 रुपए वाले हैं तो 100 रुपए बना देंगे। अगर 50 कॉइन्स, अगर आपके पास 100 कॉइन्स 50 पैसे वाले तो 50 रुपए बना देंगे, और कुल मिलाकर आपके पास कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। सर क्या भाषा के अंदर जो लैंग्वेज लिखी होगी डिनोमिनेशन के क्वेश्चन की, क्या भाषा के अंदर ये सारी की सारी बातें मेंशन होगी? मैंने कहा भाषा के अंदर आपके पास ये और ये दोनों मेंशन होगा, इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं होगा, उसके अलावा कुछ मेंशन नहीं होगा। बस आपको बता देगा कि आपके पास 200 कॉइन है और 100 रुपए हैं, 200 कॉइन है और 100 रुपए हैं, और आपको बता देगा कि 1 रुपए वाले कॉइन से, 50 पैसे वाले कॉइन से, या 25 पैसे वाले कॉइन से 50 पैसे। बस कॉइन्स का नेचर बता देगा कि कितने रुपए वाले कॉइन्स आपके पास पड़े हुए। इसी क्वेश्चंस की इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन में खाली इतनी बात लिखी है, क्वेश्चन में खाली इतनी बात लिखी है कि आपके पास 100 रुपए हैं और 200 कॉइन्स हैं, 100 रुपए हैं और 200 कॉइन्स हैं, मतलब 200 कॉइन्स के ही 100 रुपए बनते हैं। मेरे पास कितनी गिर्री है, मेरे पास कितनी खरीद है, उसकी वैल्यू रुपीस में 200 रुपए। मतलब उसने बताया कि मेरे पास 200 की खरीद है, 200 रुपए के नहीं, 200 सिक्के हैं टोटल में, और जिसकी वैल्यू 100 रुपए। उसने मुझे दूसरी बात यह बताई कि जो मेरे पास खरीद है उसमें 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के। बस वो आपसे जानना चाहता है कि 1 रुपए के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के। बस यही बात है। मैंने ये मान लिया कि 1 रुपए के मेरे पास कुल सिक्के हैं x। मैंने मान लिया कि x सिक्के जो है 1 रुपए वाले हैं। मैंने मान लिया कि y सिक्के जो है मेरे पास 50 पैसे वाले। आप साहब मुझे बताइए, जब मैंने 100 माना था तो 100 रुपए बन गया था, जब मैंने 100 माना था तो 50 रुपए बन गया, तो 1 रुपए के कुल मिलाकर कितने रुपए हो गए? 1 इंटू एक्स, 1 रुपीज इंटू एक्स मतलब x रुपए, और y रुपए के हिसाब से 0.5 y इज इक्वल टू 100। यही इक्वेशन बन गई। आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं कि यहां पर जो इक्वेशन सॉल्व करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 और दूसरी x प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 100। 200 ये कॉइन्स के ऊपर इक्वेशन बनी है, ये रुपीस के ऊपर इक्वेशन बनी है। मतलब डिनोमिनेशन के अंदर आपकी इक्वेशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको नेचर बता देगा कि 50 पैसे वाले सिक्के हैं, 1 रुपए वाले सिक्के हैं, 25 पैसे वाले सिक्के हैं, या आपके पास किस टाइप के सिक्के हैं वो बता देगा, और टोटल सिक्के बता देगा, टोटल रुपीस बता देगा। यहीं पे क्वेश्चन खत्म। क्या मैं इसको x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूं? क्या मैं 2x जब 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सब में, तो ये मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। 2x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया? 200। मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, 200 हो गया है 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए 1/2, 1/2, 100 क्यों होगा? 150 होगा ना, क्वेश्चन में 150 रुपए होना चाहिए। 150 रुपए होगा तभी बनेगी ना बात। 150 रुपए, यहाँ 150 रुपए, और यहाँ 150 के हिसाब से 300 रुपए, यहाँ 300 बनेगा साहब। ऐसे ना बनेगी बात, क्योंकि जब 100 माने थे तो 50 रुपए बनेंगे, तो 100 प्लस 50 150 बनेगा। माइनस 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 ये कट गया, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 100, मतलब एक्स इज इक्वल टू आ गया 100।
x प्लस वाई अगर 200 है तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। इसका मतलब क्या है, आपके पास 100 सिक्के आपके पास 1 रुपए वाले हैं, 100 ही सिक्के आपके पास 50 पैसे वाले हैं। 100 सिक्के के हिसाब से 1 रुपए के हिसाब से 100 रुपए की वैल्यू बन गई, 50 पैसे के हिसाब से 50 रुपए की वैल्यू बन गई और 150 रुपए बन गई। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन तो साहब यहीं खत्म हो जाएगा डिनोमिनेशन में, इससे अलावा कुछ है ही नहीं। मतलब ये हुआ, जब आप डिनोमिनेशन पढ़ोगे तो आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि कुल कॉइन्स कितने दिए हुए हैं, उस पर एक इक्वेशन बन जाएगी। आप मान लोगे एक्स कॉइन्स, नंबर ऑफ एक्स कॉइन्स एक्स है, नंबर ऑफ एक्स 1 रुपए वाले कॉइन एक्स है, 50 पैसे वाले कॉइन्स वाई है, टोटल आपके पास कॉइन्स जितने दिए होगी उसकी वैल्यू। दूसरा आप मल्टीप्लाई करके रुपीज निकलेगा, रुपीज तो साहब मल्टीप्लाई वो कह देगा 150 रुपए हैं, तो आपने एक्स सिक्के माने हैं आप 1 रुपए वाले, आप मल्टीप्लाई करोगे 1 रुपए के हिसाब से तो वो एक्स रुपीज बन गया, वो 50 पैसे से मल्टीप्लाई वो रुपीज बन गया और टोटल रुपीज। इक्वेशन आपकी यहां से तैयार हो जाएगी डिनोमिनेशन में, इसके अलावा कुछ नहीं। छुटपुट क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। हाँ सर छुटपुट क्वेश्चन कराइए। लो साहब क्वेश्चन लीजिए, एक क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर करा दूं मैं। सो ट्राइंगल के ऊपर कहां से क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा ट्राइंगल के ऊपर भी क्वेश्चन है, ट्राइंगल के ऊपर भी क्वेश्चन है, वर्क के ऊपर भी क्वेश्चन है, इनकम के ऊपर भी क्वेश्चन है। लो साहब ट्राइंगल के ऊपर एक क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं। हाँ सर हमें क्वेश्चन दिखाइए। ये देखिए क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल ऑफ एंगल ए एंड बी, फाइंड द 3 एंगल्स। आपको एंगल सी एंगल बी के 3 गुने के बराबर और ए प्लस बी के टोटल के 2 गुने के बराबर दिया हुआ है, आपको ए बी सी एंगल निकालने। पहले हम एक सुंदर सा ट्राइंगल बनाएंगे। सर आप अपनी एक बात भूल गए, मैंने बोला बताओ कौन सी। सर आप ये भूल गए कि आपने वादा किया है कि हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। मैंने कहा ये तो मैं भूल ही नहीं सकता हूं, बिना क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ाए हुए मैं आगे साहब बढ़ ही नहीं सकता हूं। इसका मतलब सर हम ये मान ले कि आप हमें क्वेश्चन एक बार और दिखाएंगे, पढ़ाएंगे। मैंने कहा जी हाँ, क्वेश्चन एक बार और पढ़ाएंगे, एक बार और दिखाएंगे। लो साहब देखिए, एक त्रिभुज के अंदर, एक ट्राइंगल के अंदर जो सी एंगल है वो बी एंगल के 3 गुने और ए प्लस बी के 2 गुने के बराबर है। फाइंड दी 3 एंगल्स। यही बात मैं बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं, इसी को मैं आगे प्रोसेस करूंगा। एंगल क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल में एंगल सी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल बी है और ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के टोटल के बराबर है। ए बी और सी एंगल की वैल्यू पूछिए। आप मुझे बताइए क्या त्रिभुज ऐसा होता है, जब मैं इसका सॉल्यूशन बनाना शुरू कर दूं तो अगर मैं इस एंगल को ए मान लूं, इस एंगल को बी मान लूं, इस एंगल को सी मान लूं, और अगर मैं इसको x डिग्री मान लूं, इसको y डिग्री मान लूं, इसको z डिग्री मान लूं, तो कोई दिक्कत ना होनी चाहिए भाई। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ये बात पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है? हाँ सर हमें पता है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 होगा। मैंने कहा बहुत बहुत बढ़िया। क्या आपको पता है कि मैंने जो इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एंगल C को Z इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ एंगल B को Y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल X प्लस वाई। ओ माई गॉड सर अब इसको हम कैसे करें? साहब आप देखिए Z की वैल्यू बराबर है 3y के बराबर है 2x प्लस वाई के बराबर। आप एक बात बताइए, क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो कि x प्लस वाई की वैल्यू z के टर्म्स में अगर आप खाली इन दो को कंपेयर कर डालो तो आपको पता है कि z बराबर 2, ये तीनों आपस में बराबर है, तो आपको दिक्कत कुछ नहीं, आप कर कैसे भी सकते हो, कोई दिक्कत ना होगी। लेकिन सबसे बेस्ट
तरीका, सबसे बेस्ट जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि आप यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, z बाई 2 होगी। क्या ये वाली वैल्यू x प्लस वाई की वैल्यू z बाई 2 मैं इस इक्वेशन में इसकी जगह जहां x प्लस वाई है पुट कर दूं? हाँ सर पुट कर दीजिए। मतलब अगर इसको इक्वेशन 1 माना है, इसको इक्वेशन 2 माना है, तो पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू z बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया। इस पूरे की जगह ये जो चक्रव्यूह है इसकी जगह z बाई 2 पुट कर दिया, प्लस में z पुट कर दिया इज इक्वल टू 180। 2z और 3z एलसीएम लगा के 2 एकम 2z प्लस 2z 3z बाई 2 इज इक्वल टू 180। यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते, 3 6 18 6 2 9 12, z इज इक्वल टू कितना आ गया 120 डिग्री। मतलब z की जो एंगल्स की वैल्यू है वो 120 डिग्री आ गई। अब आप मुझे बताइए अगर z की वैल्यू 120 डिग्री आ गई, z की वैल्यू 120 डिग्री आ गई तो 120 डिग्री इज इक्वल टू 3y हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y की वैल्यू हो जाएगी 40 डिग्री। ओ माय गॉड, y की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। सर x कैसे निकालेंगे? साहब तीनों ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ अगर 180 होता है तो 180 में से दोनों घटा दीजिए, 180 में से दोनों बाकी दोनों घटा दीजिए तो आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब ये 160 हो गया, 160 180 मतलब ये 20 हो जाएगा। सर इसको लिखेंगे कैसे कि एज वी नो या पुट इन एज वी नो डॉट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब आपको पता है एंगल z की वैल्यू मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, जो कि मैंने पहली इक्वेशन में ही लिख दिया था। एंगल z की वैल्यू 120 आ गया, एंगल y की वैल्यू 40 आ गया, x निकालना इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस ये उधर जाके 160 माइनस हो गया, x इज इक्वल टू 20। ओ माय गॉड, एंगल x 20 डिग्री, एंगल y 40 डिग्री और एंगल z 120 डिग्री। यही आपका सॉल्यूशन होगा और इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप यहां से सॉल्व करके x प्लस वाई या यहां से भी पुट करके कर सकते हो। मैं ये ना कह रहा ना कर पाओगे, कर लोगे, बहुत तरीके हैं, लेकिन ये आसान तरीका था जो मैंने आपकी इस वाली इक्वेशन के अंदर लगा दिया। सर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराइए ना। मैंने कहा हाँ मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा देता हूँ, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। लो साहब एक क्वेश्चन ये देखिए ध्यान से, ये वाला, द रेशियो ऑफ इनकम of 2 person, the ratio of income of 2 person is 9:7 and the ratio of their expenditure, मतलब उनकी आय का अनुपात 9:7 रेशियो है 9:7 का इनकम का, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3। इफ द ईच ऑफ देम सेव्स, और प्रत्येक बचाता है 200 रुपये पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम। मतलब ये तो साहब इनकम के ऊपर बात कर दिया और अभी तो कुछ इनकम भी ना हो रही। सर अजीब सा लग रहा है, इनकम के ऊपर क्वेश्चन करते हो, क्या करें बेटा, पेपर में पूछ ले तो दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ भाई बताओ। हाँ सर आप करा दीजिए, इनकम के ऊपर क्वेश्चन करा दीजिए, उसमें एक्सपेंडिचर लिखा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन करा दीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो इनकम है, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है जो इनकम है उनका रेशियो है 9:7 और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:3 और सेविंग का रेशियो कितना है? सेविंग रुपीज में दे रखी है। 200 रुपये ये बचा लेता है और 200 रुपये ही ये बचा लेता है। बस यही आपका क्वेश्चन है साहब। इसको हम करेंगे आसान तरीके से, कोई कठिनाई ना होगी इसमें। हाँ सर लग तो रहा है कठिनाई ना होगी, मैंने कहा बिल्कुल ना होने देंगे कठिनाई। आप इनकम को ही एक्स के टर्म्स में मान लीजिए, आप एक्सपेंडिचर को ही वाई के टर्म्स में मान लीजिए। आपने लेट किया इनकम ऑफ ए,
एंड बी आर 9x एंड 7x रिस्पेक्टिवली। साहब मैं ये नहीं लिख रहा, ये मैंने फैशनेबल तरीके से जैसे आपकी बुक्स में लिखा होता है उस तरीके की लैंग्वेज यूज कर दी। और एंड एक्सपेंडिचर्स एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आर 4y एंड 3y। मतलब आपने मान लिया कि 9x और 7x जो है इनके इनकम है, 4y और 3y इनके खर्चे। आप मुझे बताइए, वो रेशियो दे रखा है इसलिए मैंने उसको मानना पड़ा। मैं 9 में से 4 डायरेक्ट ना घटा सकता हूँ क्योंकि वो रेशियो है, वो अनुपात है, इसलिए मुझे उसके साथ एक ऐसी अननोन वैल्यू लगानी पड़ी जिससे वो अमाउंट बन गए। तो 9x रुपीज मान ली इनकम और 4y रुपीज। अब ये रुपीज बन गया, रुपीज बन गया। x मैंने लगाया इसलिए कि अननोन वैल्यू की वो रुपीज में बन जाए। अब रुपीज में से रुपीज घटाओ। आपको पता है ना, इनकम जितना हम कमाते हैं या तो हम खाते खर्चे करते हैं, या हम बचाते हैं। ये तो साहब इकोनॉमिक्स की एक इक्वेशन भी होती है कि जितनी इनकम हम कमाते हैं, 100 रुपए कमाए 80 रुपए खाए 20 रुपए बचाए। तो आप मुझे बताइए, सेविंग अगर मुझे निकालनी है तो सेविंग कैसे निकलेगी? इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करके थोड़ी बहुत ज्ञान आपको ये होना चाहिए। नहीं है तो मैंने दे दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकलता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करते हैं। कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेलिंग प्राइस निकलती है। इसका मतलब ये कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग होता है। तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इन छोटी छोटी बातों की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि ऐसे भी होना चाहिए कि एक रेक्टेंगल में ये अगर x ये y है तो एरिया xy होता है। अगर इसको बढ़ाया गया है तो एरिया भी चेंज हो जाएगा। एरिया भी कुछ बढ़ेगा या घटेगा। आइए बात करते हैं, मतलब ए की बात करते हैं। ए की सेविंग कितनी है? ए की सेविंग है 200। तो ए की इनकम कितनी है? 9x और ए का खर्चा कितना है? 4y इज इक्वल टू 200। मतलब 9x में से 4y अगर मैं घटा दूं, 9x में से अगर मैं 4y घटा दूं तो मेरे पास बचेगा 200 रुपए। सेम टू सेम बी का इनकम कितनी है? 7x, खर्चा कितना है? 3y और ये बचा कितना रहा है? 200। ये दो इक्वेशन बन गई। इन इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है। और जो x और y की वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देना है यहाँ पर, तो इनकी इनकम निकल जाएगी। यहाँ पुट कर दोगे तो इनके खर्चे निकल जाएंगे। ओहो, इतने आसान क्वेश्चन। मैंने कहा जी हाँ, इतने आसान क्वेश्चन। तो आप जो भी क्वेश्चन करोगे वो ऐसे ही है, उसमें कुछ कठिनाई है ही नहीं। अगर मान लियो टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चन आ गया कि 5 आदमी 6 आदमी एक दिन में, तो उसको करना कैसे? कि मान लो अगर बोल दे कि 8 आदमी और 2 बच्चे एक काम को 15 दिन में करते हैं। वो कहते हैं कि 8 आदमी और 2 बच्चे या 8 आदमी और 2 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में करती है। वही कहते हैं कि 2 महिलाएं और 8 बच्चे या 8 लेडीज जो काम करती है 12 दिन में करती है। तो कह देगा कि एक आदमी और एक औरत या एक जो वुमेन्स है उनका एक दिन का काम निकालिए। तो जब यहाँ टाइम एंड वर्क में क्या होता है कि ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा कि 8/1 दिन का, मतलब एक दिन का काम, एक आदमी का एक दिन का काम मानोगे तो 8/x होगा, यहाँ 2/y होगा, ये 1/15 होगा। क्योंकि यहाँ एक दिन का काम ले रहे हो। एक दिन का काम एक आदमी का, तो 8 दिन का काम 8/x। क्योंकि एक दिन का काम एक आदमी का, एक दिन का काम एक औरत का, 8 दिन कर रहे इतना काम, एक दिन कर रहे 8 दिन कर रहे इतना काम, और ये टोटल मिला 8 आदमी कर रहे हैं टोटल, सॉरी 8 आदमी कर रहे इतना काम एक दिन का, टोटल एक दिन का काम 1/15। तो इसी तरीके से यहाँ बन जाएगी 2/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/12। 1/x को a और b मान के उससे सॉल्व किया जा सकता है। नहीं जी, मैं आगे नहीं बताऊंगा। यही अच्छे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ट्रिक्स के ऊपर नहीं,
साहब ट्रिक्स तो मैं इसकी ऐसी करा दूं, ये लो, ये इनकम हो गया 9 और 7, खर्चा कितना हो गया 4 और 3, और फिर से मैंने इनकम लिख दी 9 और 7, सॉरी सेविंग लिख दी 200 और 200, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 27, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 28, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 600, मैंने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 800, इनका डिफरेंस आ गया 1, इनका डिफरेंस कितना आ गया 200, 1 बराबर 200, 1 बराबर 200, 9 बराबर 1800, और यहाँ पर 9 बराबर और 7 बराबर 1400। ये तो शॉर्ट ट्रिक्स तो मुझे भी आती हैं, लेकिन आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपके लिए पूरा प्रॉपर मेथड है। ये आपको नहीं समझना कि सर ये बताइए हमें कैसे, जब आप तैयारी करोगे एसएससी की और रेलवे की, यूपीएससी की, जहां थोड़ी बहुत मैथ्स आपको आती है, पूछता है थोड़ी बहुत, क्या पूरी मैथ्स आती है, वहां पर हम आपको ये बताएंगे। ठीक है साहब, इसका मतलब ये कि सर लगभग हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। मैंने कहा लगभग नहीं, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है, लगभग नहीं, ये टॉपिक ही आपका खत्म हो गया है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और लगे रहिए, क्योंकि नहीं अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग से गुल हो जाएगा, आप कंसेप्ट भूल जाओगे। सो ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2 बातें, वीडियो को लैंडस्केप मोड में देखना है और पूरी देखनी है, तभी आपको चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, क्योंकि स्किप करते जाओगे तो कुछ बातें होती हैं जो फिर देखो बाद में आप यार क्या बोलो, गालियाँ ही दोगे मुझे, तो मैं नहीं चाहता मुझे गाली पड़े। मैं आता हूँ यहाँ पर बिल्कुल जितना पढ़ाऊँ, चाहे 5 मिनट का लेक्चर लूँ, कोशिश करता हूँ अच्छे से लूँ, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सलाम।